हेलो एवरीवन। सो बेटा देखो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है, ठीक है। आपने गॉस थ्योरम कर लिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंपल सी बात थी, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे ड्यू टू चार्ज यूजिंग कूलम्स लॉ। बट गॉस थ्योरम में क्या हुआ है, हम लोगों ने गॉस थ्योरम को यूज किया है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ड्यू टू प्लेन शीट एंड ड्यू टू स्फीयर, है ना। तो इजी भी रहा, वहां पे डेरिवेशंस इतनी टफ नहीं रही, ठीक है। बट जैसे क्वेश्चन है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर यूजिंग कूलम्स लॉ, ठीक है। आपने कूलम्स लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, अब ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो बोर्ड में ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कूलम्स लॉ, ठीक है। वो बोल सकते हैं कि विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम से तो क्या हुआ है बेटा, बहुत इजी हो गया है आपका काम। लेकिन अगर आपने गॉस थ्योरम के बिना करना है लॉन्ग वायर के कारण, तो कैसे होगा। तो देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है ये। सबसे पहले बेटा मेरे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है। इस वायर की एक्सिस से एक आर डिस्टेंस के ऊपर मुझे इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके बेटा, देखो कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। और आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस। ओके, बट अभी क्या है बेटा, यहाँ पे कूलम्स लॉ सीधा ऐसे रिजल्ट लगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है पूरी वायर की लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम लोग इसको सीधा नहीं अप्लाई करेंगे, हमें क्या करना होगा, इसको अप्लाई करने के लिए हमें एक पॉइंट चार्ज बनाना होगा। तो हम इस वायर की एक्सिस के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं जिसके ऊपर चार्ज dq है और जिसकी लेंथ क्या है बेटा, dx है। जिसकी लेंथ क्या है, dx है। इसकी लेंथ क्या है बेटा, dx लेंथ है और इसके ऊपर dq चार्ज है। तो ये छोटा सा dx क्या है, 10⁻�0, मतलब ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा हमारे पास। और लेट्स से इस O पॉइंट से ये डिस्टेंस है हमारे पास x। क्लियर है बेटा, तो x डिस्टेंस से O पॉइंट से x डिस्टेंस के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट dx कंसीडर किया है जिसके ऊपर चार्ज dq है। तो इससे ये क्या बन गया है, पॉइंट चार्ज बन गया है। अब पॉइंट चार्ज बन गया है, तो अब हम कूलम्स लॉ अप्लाई करके dq के कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और आपको पता है एक बार स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई, उसके बाद हमने सिर्फ इंटीग्रेट करना होता है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल वायर। ओके, तो अब सबसे पहले बेटा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर, ठीक है। इसका मतलब है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। तो dq चार्ज कितनी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, dx के ऊपर। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू क्या आएगा, dq बाय dx। तो dq की वैल्यू क्या आ गई, यहां से लैम्डा इनटू dx लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग कूलम्स लॉ, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज, स्मॉल dq चार्ज के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE क्या होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 dq अपॉन dq का पॉइंट P से डिस्टेंस। बेटा ये r है, ये x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √r² प्लस x² हो जाएगा। और ये पॉइंट चार्ज है, आपको पता है पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो लाइन चार्ज को पॉइंट के साथ ज्वाइन करी उसी के लॉन्ग होती है, और पॉजिटिव के कारण ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, अवे हो जाएगी। तो DE की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, अवे फ्रॉम द चार्ज हो चुकी है। ओके बेटा, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, √r² प्लस x², और उसका स्क्वायर कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा, r² प्लस x²। तो ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया है, ये उसकी क्या आ गया बेटा, डायरेक्शन आ गई है। अब आपको मालूम है अगर आप dx कहीं और रखते हैं तो DE की डायरेक्शन कुछ और होती है। तो मतलब क्या है, DE की डायरेक्शन वेरी कर रही है कंटिन्यूअसली। हमें सीधा यहाँ पे D को इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट करने से पहले हमें डायरेक्शन के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं ये एंगल थीटा मान रहा हूं बेटा, तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा हो जाएगा। तो DE का इस y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या आ जाएगा, DE cos थीटा, और इधर इसके अलॉन्ग क्या आ जाएगा, DE sin थीटा। क्लियर है, तो अब मेरे पास y एंड x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट्स आ चुकी है। अब देखो वायर आपकी क्या है,
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, दोनों तरफ वायर क्या है बेटा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है आपकी। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होने का मतलब है ओ पॉइंट को आप सेंटर मान सकते हो। मतलब क्या है, वायर का जितना लेंथ इस तरफ है उतना ही लेंथ ओ पॉइंट इस तरफ है, ठीक है। ये सिर्फ इनफाइनाइट लेंथ वायर के कारण हो सकता है, क्लियर। तो अब क्या करें बेटा, सबसे पहले देखते हैं डीई कॉस थीटा वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, डीई साइन थीटा एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ओके। तो देखो बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज को हमेशा इंटीग्रेट करने से पहले रिजॉल्व करके डायरेक्शन के अलोंग मार्क करना बहुत जरूरी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होती, स्केलर क्वांटिटी होता तो सिंपल डीई को इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को हमें सबसे पहले रिजॉल्व करना होता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी होती है, फिर इंटीग्रेट करना होता है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में x वाला मैग्नीट्यूड x वाली के साथ ही ऐड अप होगा, y वाला y वाली के साथ ही ऐड अप होगा। हम लोग सीधा ऐसा नहीं कि एक वेक्टर का इधर मैग्नीट्यूड 3 है इधर 5 है, 3 + 4 और 3 + 5 8 हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। 3i + 5j लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। तो मैंने रिजॉल्व करके दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स ब्रेक कर लिए एक्स एंड वाई एक्सिस के अलावा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन। पहले एक्स डायरेक्शन के अलोंग निकालेंगे, फिर वाई के अलोंग निकालेंगे, ओके। फिर लास्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो Ex विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा। बेटा इसका साइन कंपोनेंट जो रहेगा वो हमेशा एक्स डायरेक्शन के अलोंग रहेगा कि नहीं रहेगा। आप dx कहीं पे भी कंसीडर कर लो, उसका जो डी बनेगा उसका जो साइन कंपोनेंट होगा वो एक्स डायरेक्शन के होगा। तो सभी का साइन कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड अप कर दें और यू कैन से इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास क्या है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन के अलोंग आ जाएगा। तो Ex विल बी इक्वल टू डी की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन dq को क्या लिख सकते हो, लैम्डा इनटू dx अपॉन r² प्लस x² sin थीटा। नेक्स्ट बेटा देखो अब क्या है, यहां पे इस इंटीग्रेशन में x वेरिएबल है और थीटा वेरिएबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर x को थीटा में कन्वर्ट करो ना थीटा को x में कन्वर्ट करो। यहां पे बहुत इजी है, अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे बेटा x देखो r तो आपका फिक्स डिस्टेंस है, एक्सिस से वायर की एक्सिस से पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ही रहने वाला है। आप dx कहीं पे भी कंसीडर करो वायर की, तो r फिक्स्ड है, ठीक है। थीटा और x को एक फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल्स टू x/r और यू कैन से x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, r tan थीटा, ओके। और अगर मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दूं, r कांस्टेंट है, tan थीटा की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन secant थीटा d थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dx। तो बेटा हम x की वैल्यू ये एंड dx की वैल्यू ये वाली इस एक्सप्रेशन में डाल दिए हैं, तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा, dx की वैल्यू है r secant² थीटा d थीटा sin थीटा ऑलरेडी था, नीचे आ जाएगा बेटा r² प्लस x की वैल्यू क्या डाल सकते हो, r tan थीटा, तो r² tan² थीटा बन जाएगा बेटा ये, क्लियर। तो ये अब हमारे पास रिजल्ट बन चुका है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा कॉमन आ जाएगा, नीचे से r² कॉमन लोगे और इस r के साथ कैंसिल आउट करके नीचे क्या रह जाएगा r, और अंदर क्या बच जाएगा secant² थीटा d थीटा sin थीटा d थीटा अपॉन बेटा 1 प्लस tan² थीटा रह जाएगा यहाँ पे। तो 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है, secant² थीटा होता है बेटा, ओके। 1 प्लस tan² थीटा रह जाएगा यहाँ पे, और 1 प्लस tan² थीटा को secant² थीटा के साथ आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बच गया sin थीटा d थीटा। तो अब हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन क्या आ चुका है, Ex विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाय r और इंटीग्रेशन है sin थीटा d थीटा। अब हमें थीटा की लिमिट्स जाननी है बेटा। देखो थीटा क्या है, थीटा ये एंगल है, तो मैक्सिमम थीटा की लिमिट्स क्या हो सकती है और मिनिमम। देखो बेटा यहाँ पे एंड पॉइंट्स वायर के ऊपर अगर आप एंगल सब्सटेंड करोगे तो वो आ जाएंगे हमारे पास, तो इसे θ1 मान लेते हैं और इधर को क्या जाओगे बेटा θ2, क्लियर है। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो बेटा, -θ1 से +θ2, माइनस इसलिए बेटा क्योंकि ये क्या गए हैं क्लॉकवाइज, फिर इधर को क्या गए एंटी क्लॉकवाइज, तो एक बार माइनस एक बार प्लस, तो इंटीग्रेशन ही हो जाएगी। अब बेटा जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग,
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मतलब है ये पूरी वायर भी इनफाइनाइट है और ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाएगी। इस ट्रायंगल का अगर परपेंडिकुलर इनफाइनाइट है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा 1 कितना आ जाएगा बेटा, π/2। ठीक है, जिनको ये चीज समझ नहीं आई वो देखो बेटा tan थीटा 1 क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन एनीथिंग इंफिनिटी, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। सिमिलरली थीटा 2 भी क्या आ जाएगा, π/2, -π/2 से +π/2 आपने इंटीग्रेट कर देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई sin नॉट λ/r sin थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, -cos थीटा, और लिमिट डाल देंगे -π/2 से +π/2। ओके, और अब लिमिट्स डालेंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/4 पाई sin नॉट λ/r, क्या आ जाएगा -cos π/2 -cos -π/2। ठीक है, अब आपको पता है ये माइनस कॉस क्या कर देता है, खत्म कर देता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा देखो cos π/2 क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं होता है, ये भी जीरो रह जाएगा, ये भी जीरो, तो 0 - 0 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या आ चुका है आपका, 0 आ चुका है बेटा। ओके, ये आप अगर देखो ज्यादा दिमाग लगाओगे आप सीधा भी सोच सकते हो। अगर सिमेट्री कारण मैं dx यहाँ पे कंसीडर कर लेता, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, तो अब आप उसे भी रिजॉल्व करते, साइन कंपोनेंट इधर आ जाता, कॉस कंपोनेंट इधर, मतलब साइन कंपोनेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते, कॉस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन होते, तो ये साइन और इसका साइन कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ कॉस बचता, तो साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग 0 बन जाती। तो सीधा इमेजिन भी कर सकते हो, ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो बेटा। तो ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन। अब सिमिलरली हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन भी निकालते हैं। ओके, तो y डायरेक्शन के लिए क्या होगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ d cos थीटा, क्योंकि y डायरेक्शन के अलोंग क्या बचने वाले हैं बेटा, cos कंपोनेंट्स बचने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो d की वैल्यू क्या है बेटा, 1/4 पाई sin नॉट लैम्डा इनटू dx अपॉन r² प्लस x² और इनटू क्या आ जाएगा बेटा, cos थीटा। अब फिर से बेटा x की वैल्यू और dx की वैल्यू अगर डालोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/4 पाई sin नॉट लैम्डा r sec² थीटा d थीटा cos थीटा अपॉन r² प्लस r² tan² थीटा। अब फिर से पहले की तरह बेटा क्या रिजल्ट बन जाएगा, 1/4 पाई sin नॉट लैम्डा बाय r। ठीक है, ऊपर r था, नीचे r² कॉमन आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ नीचे क्या बच जाएगा, r, और नीचे क्या बच जाएगा, 1 प्लस tan² थीटा, बिल्कुल पहले वाले सेम पैटर्न पे, ऊपर sec² थीटा cos थीटा d थीटा, और ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन किसकी बच गई है, cos थीटा d थीटा की। लिमिट्स यहाँ पे भी क्या होगी, -π/2 से +π/2, तो ये लिमिट्स डाली तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन क्या आ जाएगा, 1/4 पाई sin नॉट लैम्डा बाय r। तो बेटा cos थीटा d थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin थीटा, और sin थीटा की लिमिट्स डाल देंगे -π/2 से +π/2, तो ये आ गया 1/4 पाई sin नॉट लैम्डा बाय r sin π/2 माइनस साइन ऑफ -π/2। अब फिर से आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या बन जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा। साइन π/2 1, 1 + 1 2 हो गया, तो ये आ गया 1/4 पाई sin नॉट 2 लैम्डा बाय r। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन के अलोंग ये आ गया। तो अब हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन 0 है, y डायरेक्शन ये रहा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 i प्लस ई बाई जो ये रिजल्ट है जी कैप, और यू कैन से एक्स डायरेक्शन के अलोंग है ही नहीं, तो इसका मतलब है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा हमारी, दैट विल बी 1/4 पाई sin नॉट 2 लैम्डा बाय r, और किस डायरेक्शन में होगी बेटा, y डायरेक्शन, और y डायरेक्शन मतलब है परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ वायर के एक्सिस के परपेंडिकुलर। क्लियर है बेटा, हमारा रिजल्ट ये आ गया है, और गॉस थ्योरम से भी यही रिजल्ट बना था, ये था इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। क्लियर है, आप इस रिजल्ट से बेटा देखो मैंने यहाँ पे आपको पहली डेरिवेशन में थीटा 1 थीटा 2 लिख के भी दिखाई थी, तो अगर फाइनाइट वायर भी हो आप फाइनाइट वायर के लिए भी कर सकते हो, इसी सेम मेथड करना है, बस वहां पे फाइनाइट वायर क्या होता है, उसकी लेंथ गिवन होगी आपको, ये लेंथ एंड ये लेंथ आपको गिवन होगी, यहाँ पे ये लेंथ क्या इनफाइनाइट लॉन्ग है बेटा। ओके, तो यहाँ पे -π/2 से +π/2 हो गया। अगर वहां पे ये लेंथ गिवन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, वहां से tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लाके थीटा 1 एंड थीटा 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो बेटा। ओके,
तो फाइनाइट वायर के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो, मेथड सेम ही रहने वाला है। फाइनाइट वायर के लिए बेटा आप कभी भी गॉस थ्योरम नहीं यूज कर सकते, फाइनाइट वायर के लिए यही सेम एक मेथड है आपके पास, बट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, गॉस थ्योरम से भी कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको गॉस थ्योरम नहीं लगाना है या यूज कूलम्स लॉ, तो फिर आपको इसी पैटर्न पे, इसी बेस पे करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ओके, तो ये आपके पास एक डेरिवेशन थी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है यूजिंग कूलम्स लॉ। ओके, यहाँ पे हमने कूलम्स लॉ के कारण पहले पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, फिर उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर रिजॉल्व करके अलग अलग डायरेक्शंस में इंटीग्रेट कर लिया। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास। ओके, थैंक यू।